दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, यानी कि द नेचर ऑफ साउंड वेव इज़। ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है यानी कि इनका जो नेचर होता है वो अनुदैर्ध्य होता है, क्योंकि वो तरंगें जिसमें कि माध्यम के कण तरंग जो है उसके चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं उसको हम यूजुअली जो है अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। और ध्वनि तरंगों का संचरण भी जो है सभी माध्यमों में होता है, यानी कि जो है ठोस, द्रव और गैस सभी में जो है इसका संचरण हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होगी वो आपके अनुदैर्ध्य होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है वो क्या कहलाता है। तो वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें कि आपके ओजोन परत पाई जाती है उसको हम बोलते हैं आपके स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखिए दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हिंदी में आपके समताप मंडल बोला जाता है, तो जो शोभ मंडल होता है उसके ऊपर ये स्थित होता है जो कि आपके लगभग 40 से 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस मंडल में जो है आपके ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है यानी कि हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनको अवशोषित कर लेती है। और ओजोन परत जो है वो हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणों से रक्षा भी करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, या फिर बोल सकते हैं कि इनमें से सबसे क्षीण बल कौन सा है। ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल या फिर चुंबकीय बल। तो यहाँ पे वैसे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कमज़ोर बल है, क्योंकि देखिए प्रकृति में जो उपस्थित प्रत्येक दो बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है। तो पिंडों के इस आकर्षण बल को जो है हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सार्वत्रिक आकर्षण का बल केंद्र होता है, ठीक है, बल होता है, यानी कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक दो पिंडों के मध्य पाया जाता है ये बल। हाँ, और ये बल जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सभी बलों में से जो है दुर्बल बल होता है, यानी कि कमज़ोर बल होता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों मेरी 2 क्लासेस होती है फ्री स्पेशल, और आगे जो है ये क्लासेस बढ़ने वाली भी है। तो अभी जो हमारी क्लास होती है वो दोपहर को 3 बजे एक रीजनिंग की क्लास होती है, और शाम को 9 बजे जो है वो आपका मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट या फिर आपके साइंस जीके चलती है। तो दोस्तों अगर आप लोग नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो है सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसके लिए जो है अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में जो है आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप मेरा यूज़र नेम सर्च करके यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के नीचे प्रोफाइल की लिंक जो है वो दी गई है। एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग जो है अनअकैडमी के ऊपर किसी भी क्लास को अनलॉक करना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है उसमें हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को उसमें 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि आपके हॉकी के दिग्गज जो थे हमारे मेजर ध्यानचंद उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है।
कर्नाटक का फोक डांस यहाँ पर पूछा गया है, तो कर्नाटक का जो फोक डांस है वो यक्षगान है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अदर की अगर बात करें तो यहाँ पे गरबा आपको दिया गया है, तो गरबा जो है ये आपका गुजरात का हो जाएगा। चरकुला जो आपको दिया गया है, तो चरकुला जो है ये आपका विशेषकर यूपी के जो आपके ब्रज का क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत आता है ये। और ज्वारा जो दिया गया है, ये ज्वारा जो है ये आपके एमपी के जो बुंदेलखंड का एरिया है उसमें आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के लिए यक्षगान। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों मैं इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके रीजनिंग में, साइंस में, जीके में, इंग्लिश में, मतलब आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बस उसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि mk का रिलेशन यदि 169/1/1 के साथ हो तो आपको बताना JH का रिलेशन किसके साथ होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा mk का रिलेशन जो है किस तरीके से हुआ है 169/121 के साथ, तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो m का जो आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है वो 13 होता है और k का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है वो आपका 11 होता है। अब अगर मैं m का स्क्वायर कर दूं और 11 का स्क्वायर कर दूं तो देखिए m का स्क्वायर करने से मुझे 169 मिलता है जो कि यहाँ ऊपर लिखा गया है। और अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा, है ना। यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 11 का स्क्वायर हो गया 121। तो इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो सेम जो है आप JH को भी लिख सकते हो। JH के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो JH के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए J के लिए क्या हो जाएगा, तो J के लिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हम जानते हैं 100 होता है। और H है तो H के लिए 8 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे 100/64, ये लिखा जाएगा। तो 100/64 जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100/64। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको दिया गया है कि नाथुल्ला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर मेघालय। तो नाथुल्ला दर्रा जो है वो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई जो है वो इसकी 14,200 फीट हो जाएगी। और ये जो दर्रा है ये आपके भारत और चीन के बीच में 1962 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको जब 2006 में व्यापार के लिए वापस खोल दिया गया था, यानी कि ट्रेड के लिए जो है इसको वापस खोल दिया गया था। तो इतना जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और ये हो जाएगा सिक्किम में। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है कि वन शुड लव डैश कंट्री, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं हिज, हर, वंस या फिर माई। तो यहाँ पे जो है करेक्ट प्रोनाउन क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंस। क्योंकि दोस्तों प्रोनाउन वन जो होता है इसका आपका पॉजिटिव केस जो होता है वो वंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि वन शुड लव वंस कंट्री। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको यहाँ पर रीजनिंग का एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ बोला जा रहा है कि ए जो है वो बी की बहन है, सी जो है वो बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई जो है वो डी की माँ है। तो ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी की बहन है, तो ये कोई बी हो गया जिसकी एक बहन है ए। चलिए ये ए जो है वो बहन होगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर बहन। अब आगे बोला जा रहा है सी जो है वो बी की माँ है, ये जो बी है इसकी एक माँ है सी, ये सी हो गई बी की माँ। अब बोला जा रहा है डी जो है वो सी का पिता है, यानी कि अब ये जो सी है इसका कोई पिता है डी, ये डी जो है वो इस सी का पिता हो गया। अब बोल रहा है कि ई जो है वो डी की माँ है। अब कोई ई है जो कि इस डी की माँ है, चलो ये माँ हो गई। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो ए है ये इस डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो ए है
ये बी का भाई भाई बहन का इनका रिश्ता होगा शायद, है ना। तो इनकी माँ कौन है, तो इनकी माँ है सी, इनकी माँ सी है दोनों की। और ये जो सी के पिता है डी, तो भाई इसकी ये क्या लगेगी, पोत्री लगेगी, यानी कि ग्रैंड डॉटर लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको दिया गया है कि इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर प्रोफेसर HC मुखर्जी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद और पत्रकार भी थे, वो जो है वो भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको दिया गया है कि भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला और पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। और इसको जो है वो 1936 में स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से जो है शाही बाहर निकलने लगती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। यानी कि जब हम एरोप्लेन में जर्नी करते हैं तो भाई उस समय क्या होता है कि जो फाउंटेन पेन वगैरह होते हैं तो उनसे इंक जो है वो बाहर की ओर आने लगती है। तो ऐसा किस वजह से होता है, तो ऐसा होता है आपके वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है वो वायुदाब कम होने लगता है, जिससे कि पेन के अंदर आपके वायुदाब कम हो जाता है और जो है शाही बाहर आने लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक और एग्जांपल पूछा जाता है कि प्लेन में जर्नी के दौरान, यानी कि जब एरोप्लेन में यात्री जब सफ़र करते हैं तो उनके नाक से जो है खून क्यों बहने लग जाता है। तो उसी का रीज़न भी यही हो जाएगा कि वायुदाब में कमी के कारण जो है उनकी नाक से खून आने लग जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दिया गया है कि डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, यानी कि डायनेमो जो है वो कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो हम जानते हैं कि डायनेमो जो होता है वो एक उपकरण है जो कि आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो, जो कि आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और अगर बात की जाए इसके बारे में तो इसका जो इन्वेंशन है यानी कि आविष्कार जो है वो माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है वो आपके विद्युत मोटर करती है, ये आपको याद रखना है। तो दोनों का याद रख लेना है, डायनेमो का हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और मोटर का हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के साथ में कम हो जाता है। तो एक ग्रह पर जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ग्रह की जो सतह से ऊंचाई जो है वो वृद्धि के साथ में कम हो जाती है। जब कोई वस्तु किसी पृथ्वी की सतह से जो है ऊपर उठने लगती है तो उस पर एक निश्चित ऊंचाई तक जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। उसके बाद वो वस्तु जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा से दूर चली जाती है। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरी एज, यानी कि भाई आपके जो तरल पदार्थ होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनमें भिन्नता क्यों होती है। तो तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता जो है वो प्रेशर में भिन्नता के कारण होती है, यानी कि दाब में भिन्नता के कारण होती है। जिस तापमान पर जल उबलने लगता है उसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं और भिन्न भिन्न दाब पर जो है जल का भिन्न भिन्न क्वथनांक बिंदु होता है। तो यही कारण है कि पहाड़ों पर जो है आपके कम वायु दाब के कारण क्वथनांक बिंदु घट जाता है, जिससे कि वहाँ खाना जो है वो देर से पकता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स भी हमने पहले कवर किए हैं। तो यहाँ पे वैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब में भिन्नता के कारण जो है क्वथनांक में भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आज इस वीडियो में करवाए हैं समझ में आ गए होंगे और आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे के वीडियोस में भी जो है मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। बस आप लोग वीडियो सेशंस पे कंटिन्यू बने रहिएगा।
तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, क्वेश्चन फॉर यू में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं वाटर यानी कि पानी, आइस यानी कि बर्फ़, इथिलीन या फिर एसीटोन। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।